नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में। उसमें हमने मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जो था आपका मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और एक था आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। उस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने 5 पठारों को देखा था, मालवा के पठार, दूसरा रीवा पन्ना का पठार। इस तरीके से हमने 5 पठारों को वहां पे देखा। उसमें से जो आपका मालवा का पठार था, उस मालवा के पठार के बारे में हमने विस्तृत जानकारी देखी। साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है। उसी के अंतर्गत जो पठार बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे विस्तृत जानकारी। अगर बात करें दूसरे पठार की, तो दूसरा जो पठार है वह है आपका मध्य भारत का पठार। आपने चूंकि जब मैप में देखा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उनमें हमने सभी पठारों की स्थिति को दिखाया था, कहाँ कहाँ कौन से पठार अवस्थित है। तो यह है आपका मध्य भारत का पठार। अगर मध्य भारत के पठार की बात की जाए तो मध्य भारत के पठार को एक और नाम से जाना जाता है, वह है आपका चंबल का उपाद्र प्रदेश। चंबल का उपाद्र प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो सबसे मुख्य नदी है वह चंबल नदी है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर एक घाटी भी है जिसे चंबल घाटी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आपकी चंबल घाटी भी अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब बीहड़ कहते किसे हैं? तो आपने देखा था मालवा के पठार में एक क्षेत्र था आपकी जानापाव पहाड़ी। उस जानापाव पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी मालवा के पठार से बहती हुई राजस्थान में निकलती है और राजस्थान से बहती हुई आपके भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन 3 जिलों से, मध्य भारत के पठार के जिलों से होती हुई जाती है। तो जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी अपनी जो साथ की नदियां हैं, जैसे आपकी पार्वती, काली सिंध आदि नदियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरती है और इसका इतना तीव्र बहाव होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी को काटते हुए वह जाती है। तो उस मिट्टी को काटने के कारण जो आकृति बनती है, उस आकृति को हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आपको बीहड़ क्षेत्र भी मिलेगा, जिसे हम खद्रू भूमि या रेविंस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बीहड़ बनते हैं, उस बीहड़ बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कठोर चट्टानें नहीं पाई जाती। अगर यहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती तो यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र नहीं बनते। तो बीहड़ बनने का एक मुख्य कारण यहाँ पर कठोर चट्टानों पर न पाया जाना भी है। दूसरी बात करें मध्य भारत के पठार के निर्माण की, तो जो मध्य भारत का पठार है वह आपका विंध्यनशील समूह का हिस्सा है और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी रहती है, उस मिट्टी का जो जमाव होता है, उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य मिट्टी रहेगी वह रहेगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। बात करें आप मध्य भारत के पठार में वर्षा की, तो इस मध्य भारत के पठार में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। साथ ही मध्य भारत के पठार में आपके भिंड में एक क्षेत्र है गोहद, गोहद नाम का आपका क्षेत्र है भिंड में। इस गोहद में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका गोहद है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है तो वह आपका भिंड का गोहद। इस तरीके से मध्य भारत के पठार में वर्षा आपकी 75 सेंटीमीटर से कम और सबसे कम वर्षा गोहद में होती है। वहीं अगर हम जिले की बात करें तो मध्य भारत के पठार में आपके भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, इस तरीके से आपके जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा के पठार में हमने जिले नहीं देखे थे, तो मालवा के पठार में आपके मुख्य रूप से जैसे आपका रतलाम हो गया, उसके बाद विदिशा हो गया, उज्जैन हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, राजगढ़ हो गया, इस तरीके से टोटल 16 जिले आपके मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम मध्य भारत के पठार की, मालवा के पठार के अंतर्गत आपके 16 जिले आते हैं। मध्य भारत के पठार की अगर खनिज की बात की जाए तो मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से आपको चीनी मिट्टी जैसे खनिज मिलेंगे और वहां पर जो उद्योग रहेगा वो भी चीनी मिट्टी पर आधारित उद्योग रहेगा। इस तरीके से यहाँ का जो उद्योग है वह चीनी मिट्टी उद्योग और वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से है। अगर हम मध्य भारत की जलवायु की बात करें तो मध्य भारत का जो क्षेत्र है वह अधिक गर्म और अधिक ठंडा क्षेत्र है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ की नदियों की बात करें तो मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से आपकी चंबल, पार्वती, सिंध, कूनो आदि नदियां यहाँ पर मध्य भारत के पठार के अंतर्गत बहती है। उसी के साथ अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार के पूर्व में आपका बुंदेलखंड का पठार स्थित है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका मालवा का पठार या दक्कन ट्रेप का बेसाल्ट चट्टानों वाला जो क्षेत्र है वह अवस्थित है। वहीं अगर हम पश्चिम की बात करें तो मध्य भारत के पठार के पश्चिम में यहाँ पे आपकी अरावली श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वह अरावली पर्वत श्रेणी आपकी पश्चिम में स्थित है।
और अगर हम मध्य भारत के पठार के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका गंगा में यमुना का जो मैदान है वह गंगा यमुना का मैदान आपका मध्य भारत के उत्तर में है। अर्थात पूर्व में बुंदेलखंड, आपके दक्षिण में मालवा, पश्चिम में अरावली और उत्तर में आपका जो गंगा और यमुना का मैदान है वह अवस्थित है। तो इस तरीके से आपका जो मध्य भारत का पठार है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो तीसरा पठार है, इसी से लगा हुआ पठार है आपका बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड के पठार को अगर आप देख रहे होंगे तो ये तीन ओर से अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है। अर्थात जो आपका बुंदेलखंड का पठार है वह बुंदेलखंड का पठार तीन ओर से अर्धचंद्राकार है। वहीं अगर हम बात करें बुंदेलखंड के पठार के निर्माण की, तो आपने देखा था बुंदेलखंड के पठार का निर्माण जो उप चट्टानें थी आपकी ग्रेनाइट और नीस, जिसे नीस गुंबद के नाम से भी जाना जाता था, उस ग्रेनाइट और नीस से इसका निर्माण हुआ है। अर्थात आद्य महाकल्प की जो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें निर्माण क्षेत्र के बाद पठार की, तो यहाँ पे आपके दो पठार देखने को मिलते हैं। दो पठार कौन से? एक है आपका सागर पठार और एक है आपका दमोह पठार। तो जो आपका सागर पठार है वह सागर पठार आपके बुंदेलखंड पठार की दक्षिणी सीमा बनाता है। वहीं आपका जो मालवा पठार है उस मालवा के पठार की पूर्वी सीमा आपका सागर पठार बनाता है। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करें तो चूंकि निर्माण आपका ग्रेनाइट एवं नीस से हुआ है, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वह लाल पीली मिट्टी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे बलुई मिट्टी, इसी को बोलते हैं बलुई दोमट, उसका जो निर्माण होता है वह लाल और काली मिट्टी के मिलने से या सम्मिश्रण से उस बलुई दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वह मिलेगी आपको लाल या बलुई दोमट मिट्टी। अगर यहाँ पे लाल या बलुई दोमट मिट्टी मिलेगी तो यहाँ पे जो फसल होगी वो रहेगी आपकी सोयाबीन, गेहूं, दालें। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फसल मिलेगी वह रहेगी आपकी सोयाबीन, गेहूं, दालें आदि यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में फसल होती है। अगर बात करें यहाँ के खनिज की, तो चूंकि यहाँ पे ग्रेनाइट, नीस जैसी चट्टानें हैं तो खनिज हमने कहा था दुर्लभ खनिज मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे उसमें आपको खनिज मिले। तो यहाँ पर खनिज का मुख्य रूप से अभाव है, अर्थात बहुत कम मात्रा में आपको खनिज मिलेंगे। साथ ही साथ उद्योग के मामले में ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहीं अगर हम बात करें सिद्ध बुंदेलखंड पठार की चोटी की, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी सिद्ध बाबा चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है वह 1172 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। यहाँ की जो जलवायु है, ठीक जिस तरीके की मध्य भारत की जलवायु जो अधिक गर्म अधिक ठंडा क्षेत्र है, वही यहाँ की जलवायु है अधिक गर्म अधिक ठंडा क्षेत्र। तापमान की अगर हम बात करें तो 9 से 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है। वहीं वर्षा की स्थिति देखें तो जो आपका बुंदेलखंड पठार है उस बुंदेलखंड पठार में 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास आपकी वर्षा होती है। तीसरी अगर हम बात करें तो जो आपका नेक्स्ट वो है 3 पर्वत श्रेणियों का संगम। अर्थात जो आपका बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पे आपकी 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन करती है। यहाँ या कह सकते हैं 3 पर्वत श्रेणियों का यहाँ पर संगम है। वह कौन सी? एक तो है आपका विंध्य, होना और भांडेर। इस तरीके से आपका बुंदेलखंड का पठार भी कंप्लीट होता है। अभी हमने 3 पठारों के बारे में देख लिया। एक आपका मालवा पठार, दूसरा आपका मध्य भारत का पठार जिसे चंबल उपांतर प्रदेश कहते हैं, तीसरा आपका बुंदेलखंड का पठार। अगली है आपकी नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो कि मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग आपने देखा था, उसमें आपकी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी आती है। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है उसका जो केंद्र बिंदु है वह है आपकी नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है नर्मदा सोन घाटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, अर्थात सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। रिफ्ट वैली होती क्या है कि जो दो पहाड़ी होती है उस पहाड़ी के बीच में जो दरार रहती है, अर्थात दो पहाड़ियों के बीच में दो एक दरार पड़ जाती है, उस दरार को कहते हैं हम भ्रंश घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे निचला भाग है। अगर बात आए कि भारत का सबसे निचला भाग है मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग, तो ये मध्य प्रदेश के साथ भारत का सबसे निचला भाग है नर्मदा सोन घाटी। वहीं अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की तो इसके 2 भाग हैं। इधर की ओर हो जाता है आपका सोन घाटी, इधर की ओर नर्मदा घाटी। अर्थात पश्चिम में ये नर्मदा घाटी है और पूर्व की ओर ये सोन घाटी है। तो इसके 2 भाग है, पश्चिम में नर्मदा घाटी, पूर्व में आपके सोन घाटी। वही अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वह आपकी काली और कछारी मिट्टी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दलदली मिट्टी भी देखने को मिलेगी।
इसके बाद अगर हम यहाँ के तापमान की बात करें तो 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का मुख्य रूप से तापमान मिलेगा। वही अगर हम वर्षा की बात करें तो 75 से 140 सेंटीमीटर आपको इस क्षेत्र में अर्थात पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आपको वर्षा भी मिलेगी। तो इसके जो दो भाग थे वे दो भाग थे आपके नर्मदा घाटी और दूसरी थी आपकी सोन घाटी। तो अगर हम नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी का जो निर्माण हुआ है वह है दक्कन ट्रेप से। आप देख रहे हैं इधर है आपकी नर्मदा घाटी और इधर का जो निर्माण हुआ था ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो आपकी दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानें थी उनसे पश्चिमी भाग का निर्माण हुआ था। नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ आपका दक्कन ट्रेप की चट्टानों से। साथ ही साथ जो आपकी नर्मदा घाटी है वह नर्मदा घाटी जब आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है तो उस अरावली को काटकर एक जार्ज बनाती है। उस जार्ज का नाम है मुखराता जार्ज। अर्थात अरावली पर्वत पहाड़ी को काटकर नर्मदा घाटी एक जार्ज बनाती है। उस जार्ज को हम मुखराता जार्ज के नाम से कहते हैं और ये जो जार्ज है ये 120 किलोमीटर लंबाई का है। साथ ही साथ जब नर्मदा घाटी मेकाल पहाड़ से उतरती है तो मेकाल पहाड़ से ये मेकाल सूता के रूप में उतरती है और मेकाल सूता के रूप में जब उतरती है तो ये नीचे की ओर आपका एक प्रपात जलप्रपात बनाती है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इस तरीके से नर्मदा घाटी का जो निर्माण है दक्कन ट्रेप से हुआ। मुखराता जाल से अरावली पहाड़ी को काटकर 120 किलोमीटर लंबा बनाती है। मेकाल पहाड़ से मेकाल सूता के रूप में उतरकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। वहीं अगर हम सोन घाटी की बात करें तो सोन घाटी जब आपकी जो जबलपुर जिला है उस जबलपुर जिले में आकर नर्मदा घाटी से मिलती है। वहीं इसका जो निर्माण है गोंडवाना कल्प की चट्टानों से हुआ है। अब देख रहे हो इधर की ओर आपकी गोंडवाना कल्प की चट्टानें हैं और गोंडवाना कल्प की चट्टानों से अगर इसका निर्माण हुआ था तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, कोयला। तो इस तरीके से यहाँ पे खनिज कोयला रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें नर्मदा सोन घाटी में उद्योग की तो आपके जो नर्मदा सोन घाटी में हमने देखा था यहाँ पे सीमेंट उद्योग मिलेगा, चूना से संबंधित उद्योग मिलेगा। तो यहाँ पे जो उद्योग है वे आपका चूना पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि यहाँ के मुख्य उद्योग है। इस तरीके से आपका जो नर्मदा सोन घाटी भारत का ही नहीं मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। उसके बाद ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपकी नर्मदा और सोन दो तो आपके नाम से ही स्पष्ट है। तो नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा नदियां तो यहाँ पर बहुत सी रहती है, प्रवाहित होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा आदि यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती है। अगला पठार है आपका रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो इसे विंध्य का पठार भी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे स्कॉर्पलैंड के नाम से भी जाना जाता है। रीवा पन्ना के पठार जो है ये आपको इसकी अवस्थिति दिख रही होगी। तो रीवा पन्ना का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसे गुडविल चोटी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके दमोह जिले में है। उसकी कुल ऊंचाई 752 मीटर है। साथ ही साथ इसे हम गुडविल को सद्भावना शिखर या कालूमार या कालुम्बे शिखर के नाम से भी जानते हैं। जो आपका रीवा पन्ना का पठार है आपने देखा था यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है जो मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर जब गुजरती है तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका रीवा पन्ना का पठार अवस्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रीवा पन्ना के पठार की मिट्टी की तो जो आपका रीवा पन्ना का पठार है उसमें मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, अर्थात इसमें आपकी लाल पीली काली, इसको कहते हैं हम मिश्रित मिट्टी। तो लाल पीली काली मिश्रित मिट्टी आपकी यहाँ पर पाई जाती है। वही रीवा पन्ना के पठार में जिलों की बात करें तो आपका रीवा पन्ना के पठार में रीवा, पन्ना, सतना, दमोह आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अगर हम यहाँ के खनिज की बात करें तो आपने देखा था यहाँ पर जो खनिज पदार्थ मिलते हैं या जो खनिज संसाधन मिलते हैं उन खनिज संसाधनों में आपको हीरा, बॉक्साइट, जिप्सम जैसे खनिज मिलते हैं। साथ ही साथ चूंकि हीरा, बॉक्साइट, जिप्सम जैसे खनिज मिलेंगे तो यहाँ का जो उद्योग रहेगा वह भी आपका इन्हीं पर आधारित रहेगा। तो यहाँ के उद्योग हीरा और सीमेंट उद्योग आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग है। अगर रीवा पन्ना पठार में तापमान की बात करें तो 8 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है। वहीं अगर हम वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जुबेरा का गुंबद है जो कि भांडेर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। जब आप मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे भांडेर, कैमूर जैसी पर्वत श्रेणियों के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो जो आपका भांडेर पर्वत श्रेणी है उस भांडेर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपका जुबेरा का गुंबद पड़ता है।
वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश रीवा पन्ना के पठार में नदियों की, तो रीवा पन्ना के पठार में आपको टोन्स, केन, बीहड़ आदि नदियां मिलती हैं। अर्थात टोन्स, केन, बीहड़ जैसी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। और बीहड़ पर आपका यहाँ पर चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपका रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट होता है। अगले जो आपका पठार है वह है बघेलखंड का पठार। जब आपने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था, तो उस मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत जो आपका तीसरा प्रदेश था वह था आपका बघेलखंड का पठार। तो अगर हम बघेलखंड के पठार की बात करें तो ये आपका बघेलखंड का पठार, अगर इसमें जिलों को देखें तो ये आपके सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बघेलखंड के पठार के निर्माण की बात करें तो आपने देखा था बघेलखंड के पठार में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, उन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कौन से खनिज मिलेंगे? सामान्यतः कोयला। तो आपके इसके अंतर्गत आपको कोयला, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। वहीं अगर कोयला, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट जैसे खनिज मिलेंगे तो यहाँ पे उद्योग भी कोल उद्योग और राइस मिले जैसे उद्योग यहाँ पे मिलते हैं। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो गोंडवाना कल्प की चट्टानों से निर्मित है, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी आपको मिलेगी। तो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पठार या बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार में आपको लाल पीली मिट्टी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो बेसिन मिलेंगे। दो बेसिन है, एक आपका सिंगरौली बेसिन, एक है सुहागपुर बेसिन। जो सिंगरौली और सुहागपुर बेसिन है ये यहाँ के बघेलखंड के पठार के मुख्य कोयला क्षेत्र है। तो ये बघेलखंड के पठार के मुख्य कोयला क्षेत्र दो है आपके, सिंगरौली और सुहागपुर। इनको हम सिंगरौली और सुहागपुर बेसिन के नाम से जानते हैं। वहीं यहाँ की जो नदियां हैं, जैसे यहाँ की नदियां हैं आपकी सोन, रिहंद, जोहिला आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो जो यहाँ की नदियां हैं, नदियों का जो प्रतिरूप है या प्रवाह है वह जलायित प्रतिरूप का है। अर्थात यहाँ की जो नदियां हैं उनका जो प्रवाह है वह जलायित प्रतिरूप का है, जिसे हम ट्रेल्स पैटर्न के नाम से जानते हैं। लास्ट है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आप इस तरीके से आप इसकी अवस्थिति है। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो आपने देखा था यहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में यहाँ से आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। वहीं हमने देखा था आपकी जो विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला आपकी यहाँ से पूर्व से पश्चिम भाग तक है मध्य प्रदेश के, तो ठीक उसके दक्षिण में आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी अवस्थित है। तो अगर हम बात करें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की अवस्थिति की, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। वही जो आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ी है, जैसे आपकी कालीभीत पहाड़ी, बीजलगढ़ पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी। जो कालीभीत पहाड़ी है, जब आप नदियां पढ़ेंगे तो यहाँ से एक नदी भी निकलती है। तो यहाँ पे कुछ पहाड़ी आपकी कालीभीत, बीजलगढ़ और बड़वानी। ठीक वैसे अगर हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की बात करें तो आपने देखा था कि जो आपके मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन था उसमें जो आपका दूसरा भाग था वह था आपका सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया था। एक था आपका पश्चिमी सतपुड़ा, दूसरा था आपका पूर्वी सतपुड़ा और तीसरा था आपकी मेकाल श्रेणी। अगर हम पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें तो जो पश्चिमी सतपुड़ा है इसके भी हम कुछ उप विभाजन करते हैं। इसके भी कुछ उप विभाजन है। तो उप विभाजन में है आपका असीरगढ़ की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, राजपीपला श्रेणी। इस तरीके से आपकी पश्चिमी सतपुड़ा के कुछ उपभाग है या उपभाग है। अगर हम असीरगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो जो आपकी असीरगढ़ की पहाड़ी है, असीरगढ़ की पहाड़ी के पास आपका बुरहानपुर दर्रा है, इसी में आपका बुरहानपुर दर्रा आता है। वहीं आपकी जो बड़वानी पहाड़ी है वे इसी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत। और जो आपकी राजपीपला श्रेणी है, तो जो आपका सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, वह आपका राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत या इसी के पास में स्थित है। दूसरी बात करें अगर हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में, दूसरा हिस्सा इसका पूर्वी सतपुड़ा की, जो आपका पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत है आपकी महादेव श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी और चौरागढ़। जो आपकी महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी में एक चोटी है जिसका नाम है आपका धूपगढ़। तो जो धूपगढ़ चोटी है वह धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़ चोटी। तीसरा है आपकी मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी के भी कुछ उप विभाजन है जिसमें आपको धुंधे पठार, बरसांटा बेसिन आदि ऐसे आपके मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वही अगर हम सतपुड़ा पठार मेकाल श्रेणी में खनिज की बात करें तो इसमें आपका मैग्नीज, तांबा, कोयला आदि खनिज आपको मिलेंगे। तो चूंकि आपने देखा था कि सतपुड़ा जो क्षेत्र है वह आपका
कोयला प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो उद्योग होंगे वो भी आपका राइस, कॉटन, कागज, खदान आदि जैसे उद्योग यहाँ पे मिलेंगे। अगर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में तापमान की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मिलेगा, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु रहेगी वह आपकी साधारण गर्मी और साधारण ठंडा यहाँ की जलवायु है। वहीं यहाँ की जो नदियां हैं, यहाँ पे बहुत सी नदियां बहती है, प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें मुख्य आपकी ताप्ती, तवा, बेनगंगा, पेंच, शक्कर, इस तरीके से यहाँ पे आपकी कुछ नदियां प्रवाहित होती है। इस तरीके से जो आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन वाला भाग है या कह सकते हैं टॉपिक है, वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो आपका नया टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हो सकता है इसके नोट्स बनाते चले, क्योंकि जो आपका एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी के मेंस में जो आपका भूगोल वाला टॉपिक है अभी तक वहां पे भी इससे बहुत से क्वेश्चन बने हैं। साथ ही साथ जो अन्य एग्जाम है उनमें भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन